हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने वेब टेक्नोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन, जो कि हमारे EQT 2024-25 का पेपर आया था। उसमें हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में हम सेक्शन नंबर बी को कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि हमारा पिछले साल AKTU ने वेब टेक का सिलेबस टोटली चेंज कर दिया था। तो हमारा अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर है, जो कि हमारा 24-25 का। तो आज हम इस वीडियो में सेक्शन नंबर बी को कंप्लीट देखेंगे और देखेंगे कि किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन हमारा AKTU पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और अभी तक आपने इनकी वेब टेक की वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। सबसे पहले जाके आप यूनिट 1 से यूनिट 5 तक कंप्लीट यूनिट को देखिए, उसके बाद देन आप पेपर सॉल्यूशन देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको जो पहला क्वेश्चन है वो सेक्शन बी में क्या पूछा गया था? राइट अ डिटेल नोट ऑन वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। आपको क्या बताना था कि वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, क्या क्या उनके स्टेप्स होते हैं, उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना था। तो सबसे पहले बात आती है हमारी वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बेसिकली होता क्या है? जब भी हम किसी भी वेबसाइट को या वेब ऐप को बिल्ड करते हैं तो जो हम स्टेप्स को प्रोसीजर करते हैं, जो हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं और जो हम प्लानिंग करते हैं, वो सब किसके अंदर आता है? हमारा वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। कि आप उस वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटजीज को फॉलो करोगे, दैट इज नोन एज वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? अ प्लान फॉर हाउ यू विल बिल्ड, टेस्ट एंड डेप्लॉय अ वेबसाइट ऑन अ वेब और वेब ऐप। ये क्या है कि आप किस तरीके से उस वेबसाइट को बिल्ड करोगे, क्या क्या आपकी प्लानिंग रहेगी, क्या क्या आपके टेस्टिंग के फेज रहेंगे, क्या क्या आपके डेप्लॉयमेंट के फेज रहेंगे, उसी सब स्ट्रेटजीज को हम बोलते हैं वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप्स होता है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपका जो क्लाइंट है, जो इसके लिए आप वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हो, सबसे पहले आप उनसे क्या जानो, उनसे बातचीत करके उनकी रिक्वायरमेंट जानो कि ये जो वेबसाइट वो बिल्ड करा रहे हैं उनके पीछे का मोटिव क्या है, वो क्यों करा रहे हैं, वो इस वेबसाइट के थ्रू करना क्या चाहते हैं, कौन कौन से उन्हें सेक्शन बनवाने, कौन कौन से फीचर ऐड ऑन करने हैं। सब चीज़ें हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज के अंदर, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई हम इसको बनाने के लिए फिजिबल है या नहीं है। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या लो, टॉक टू क्लाइंट यूजर, डिसाइड करो आप कौन कौन से उस वेबसाइट के अंदर कौन कौन से पेजेस इंक्लूड होंगे, कौन कौन से फीचर्स इंक्लूड होंगे, कौन कौन इसको यूज करेगा। क्लियर है? देन आपको पता चल गया कि रिक्वायरमेंट क्या है। अब आप देखोगे कि कौन सा आर्किटेक्चर पे हमें इस वेबसाइट को बिल्ड करना, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज का हम यूज करके इसको बिल्ड करेंगे। आर्किटेक्चर हमारे दो हैं, 2 टायर एंड 3 टायर। 2 टायर आर्किटेक्चर में हमारा सर्वर और डेटाबेस एक साथ काम करते हैं, या हमारा वेब सर्वर और डेटाबेस। क्लियर है? ये सबसे कॉमन है। 3 टायर और 2 टायर हम स्मॉल ऐप्स को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है? अब आपने क्लाइंट से पूछा कि भाई हमारे पास ये आर्किटेक्चर, अब आप मुझे बताओ कि भाई आपको जो बनवाना है वो कौन से आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। उन्होंने बता दिया कि भाई मुझे 3 टायर आर्किटेक्चर के थ्रू आप मुझे बना के दो। अब जब आपको आर्किटेक्चर पता चल गया, अब आप किस पे जाओगे? टेक्नोलॉजीज, कि भाई मुझे बिल्ड करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड होंगी। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम किसी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा हो गया फ्रंट एंड पार्ट और एक हमारा हो गया बैक एंड पार्ट। तो आप क्या देखोगे कि जो हमारा फ्रंट एंड पार्ट है उसमें हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करेंगे। टेक्नोलॉजीज यानी HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, कौन कौन से फ्रेमवर्क आप यूज़ करोगे फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए। बैक एंड की बात करें तो बैक एंड में आ जाता है हमारा सर्वर साइड। वहाँ आप देखोगे कौन कौन से फ्रेमवर्क, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज को आप यूज़ करोगे। ठीक है? फिर डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? जहाँ हम डेटा को स्टोर करते हैं, एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ हम अपने सारे डेटा को स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस के अंदर अब फिर आप चेक करोगे कि डेटाबेस हमारे पास काफ़ी टाइप के होते हैं। SQL होता है आपका, PostgreSQL होता है, MongoDB होता है। आप कौन सा डेटाबेस का यूज़ करके अपने डेटाबेस को स्टोर करोगे। क्लियर है? तो ये हमारा होता है सेकेंड स्टेप्स। पहला हो गया रिक्वायरमेंट एनालिसिस, दूसरा हो गया आर्किटेक्चर को चूज करना और आपको टेक्नोलॉजीज को चूज करना। क्लियर है? थर्ड आपका होता है डिज़ाइन स्ट्रेटेजी। डिज़ाइन स्ट्रेटेजी यानी अब आपको पता चल गया कि मुझे ये टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके इसको बिल्ड करना है। अब आप देखोगे कि मेरा जो वेबसाइट है वो दिखेगी कैसे, जो हमारा यूज़र इंटरफेस होगा वो कैसे दिखेगा, कि यूज़र अगर वेबसाइट को ओपन करेगा तो वो कौन कौन से कलर उसके अंदर इंक्लूड होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ें एक तरीके से हम रफ फ्रेमवर्क जनरेट करते हैं, या आप सोचो कि ब्लूप्रिंट को जनरेट करते हैं। क्लियर है? अब इसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, एक होता है कंसिस्टेंस लेआउट।
रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब क्या है कि भाई अगर आप अपने वेबसाइट को मोबाइल के अंदर ओपन कर रहे हैं, लैपटॉप के अंदर ओपन कर रहे हैं, या फिर आपकी टैब के अंदर ओपन कर रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट फुल्ली रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। फुल्ली रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है कि वेबसाइट उसके लेआउट के अकॉर्डिंग खुद एडजस्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि मोबाइल फ़ोन में खोला तो हमारा आधा ही फीचर या आधा डेटा या आधा हमारे जो टेक्स्ट है वो बाहर जा रहा है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फुल्ली रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि जो आपका हेडर और फुटर रहता है, ऐसा नहीं हेडर आपने यार फर्स्ट पेज पे रेड का बना दो, दूसरे में ब्लू का बना दे, थर्ड में ग्रीन का बना दे, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, कंसिस्टेंट लेआउट को फॉलो करना है किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। क्लियर है। फोर्थ है आपका डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। अब आपको सब चीज़ें पता चल गई, डेवलपर को बुलाइए, उनको काम दीजिए, वो क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। देन फिफ्थ आपका क्या होगा, अब पूरा हमारा तैयार हो गया, अब आप क्या करोगे, टेस्ट करोगे। टेस्ट का मतलब क्या है कि आप चेक करोगे कि जैसा हम चाह रहे थे वो वैसा काम कर रही है या नहीं कर रही। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारी टेस्टिंग होती है, बट यहाँ हम कौन से करेंगे, सबसे पहले करेंगे यूनिट टेस्टिंग। सबसे पहला है हमारा यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या है कि हमारा बड़ा मॉड्यूल है, इसमें से हम छोटी छोटी यूनिट्स को टेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा एक बड़ा मॉड्यूल है, इसमें से हम छोटे छोटे फीचर्स बार बार एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उनको टेस्ट कर रहे हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो यूनिट टेस्टिंग में हमने छोटे छोटे यूनिट्स को टेस्ट किया उनको अब हम कंबाइन करते हैं। ये छोटे छोटे यूनिट्स है, अब हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे, क्योंकि हमें तो एक पूरा मॉड्यूल चाहिए, तब इनको कंबाइन करने स्टार्ट करेंगे। अब ये कंबाइन करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। जैसे आप दो चीज़ों का अगर कंबाइन करोगे तो हो सकता है वो क्या करें, अपने फीचर को अलग अलग कर दें, यानी उनके जो फीचर जब हम मिक्स करेंगे तो वो प्रॉपरली वर्किंग ना कर पाए, फंक्शनैलिटी में डिफेक्ट आ जाए, बहुत सारे हमारी प्रॉब्लम्स हैं अकर हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक टाइम पे एक ही मॉड्यूल लेते हैं और दोनों का क्या करते हैं, हम कंबाइन करते हैं। क्लियर है। एक टाइम पे एक एक लेंगे, फिर दूसरा लिया, इन दोनों को कंबाइन के टेस्ट करा, कंबाइन करा, फिर थर्ड लेंगे, फिर फोर्थ लेंगे। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, पूरे मॉड्यूल को जनरेट करते हैं। क्लियर है। क्योंकि जब हम यूनिट टेस्टिंग में किसी इंडिविजुअल को टेस्ट करें तो वो अलग परफॉर्म कर रहा है, जब हम उसको किसी के साथ कंबाइन करके टेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारा अलग परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है। अब आप मुझे बताओ कि यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग को क्या हम स्वैप कर सकते हैं कि पहले इंटीग्रेशन कर दें देन बाद में यूनिट कर दें? थोड़ा सोचिए, कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सबसे पहले ही हम यूनिट टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि आप क्या करोगे, यूनिट टेस्टिंग को क्या करोगे, परफॉर्म करोगे। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है ब्राउजर टेस्टिंग। ब्राउजर टेस्टिंग पे आप देखोगे कि भाई जो हमारा क्रोम हो गया या फायरफॉक्स हो गया, ब्रेव हो गया, यहाँ हमारा जो वेबसाइट है वो अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं कि ब्राउजर पे जाके क्रैश हो रही है, वर्क नहीं कर पा रही प्रॉपर। क्लियर है। तो ये हमारी 3 टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं। और हमारे पास इसके अलावा भी सिस्टम टेस्टिंग होते हैं, उसके अंदर फंक्शनैलिटी टेस्टिंग होती है, फिर हमारे लास्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। तो हम इसके अंदर परफॉर्म नहीं करते क्योंकि बेसिक बेसिक हमारा होता है, तो हम बस इनको ही टेस्ट करके पता लगा पाते हैं कि हाँ भाई ये हमारी है या नहीं। एक हमारी होती है सिक्योरिटी टेस्टिंग, हम इसमें सिक्योरिटी टेस्टिंग को भी परफॉर्म करते हैं। ये लिख देती हूँ मैं, इसके अंदर क्या होता है, एक सिक्योरिटी टेस्टिंग भी होती है। सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भाई हमारी सिक्योरिटी ठीक है या नहीं। सिक्योरिटी ठीक है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाई हम लॉगिन आईडी पासवर्ड गलत डाल रहे हैं वो तब भी हमें एंटर कर वो हमारी वेबसाइट के अंदर हम एंटर कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ऑथेंटिकेशन में दिक्कत है, यानी वो ऑथेंटिकेट ही नहीं कर पा रहा है कि जो यूज़र है वो हमारा सही यूज़र है या नहीं है। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। 6 आपका डेप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी। डेप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी में आप क्या करते हो, लोकल सर्वर पर, लोकल क्लाउड पर आप उसको होस्ट कर देते हो और देखते हो कि भाई वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर है। लास्ट आपका होता है मेंटेनेंस एंड अपडेट स्ट्रेटेजी। अब जब यूज़र हमारे बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे जो यूज़र हैं अभी हमारे पास लाइक 500-600 यूज़र है, जब 5000-6000 यूज़र आ जाएंगे तो तब हमारा क्या होगा, हमें मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा। हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमारा ऐप जो हमारी वेबसाइट है कहीं क्रैश तो नहीं हो रही है, बहुत सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स अकर हो सकती है। तो हमें रेगुलरली अपडेट रहना है और रेगुलरली हमें उसे मेंटेन करते रहना है। जो भी फिक्स बग्स आए, जो भी एरर्स आए, फॉल्ट्स आए, तुरंत के तुरंत आप उसको क्या करो, रेगुलरली उनको फिक्स करते जाओ। बैकअप लो डेटाबेस का, ऐसा नहीं कि आपने आपका डेटाबेस ऐसे ही छोड़ दिया, बैकअप नहीं ले रहे हैं। न्यू न्यू फीचर्स जो जो आते रहे, जैसे एआई का फीचर आता है तो क्या करते हैं वेबसाइट में, एआई के फीचर्स को क्या कर देते हैं, न्यूली ऐड कर दो आप। यही सब चीज़ें। क्लियर है। सिक्योरिटी को अपडेट करते रहो।
तो ये हमारी 7 स्टेजेस होती हैं जो हमारी वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर आती हैं। A good web development strategies ensure that the website is, अगर एक गुड वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, वेबसाइट रिलायबल होगी, सिक्योर होगी, इजी टू यूज़ होगी और इजीली मेंटेनेबल होगी। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये सब चीज़ें ही एक्सप्लेन करनी थी। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा था कि सिग्निफिकेंस ऑफ पैडिंग, मार्जिंग एंड बॉर्डर प्रॉपर्टीज इन सीएसएस की पैडिंग, मार्जिंग और बॉर्डर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सीएसएस के अंदर। तो यहाँ हमें थ्योरी लिखनी थी, बट इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या होते हैं। तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पैडिंग, मार्जिन एंड बॉर्डर का हमारा कॉन्सेप्ट होते क्या है। तो ये तो सिंपल हमारी HTML CSS लिखे हुए, जिसमें हमने क्या किया, H1 टैग की हेल्प से हमने एक हेडिंग लिखी है जो कि है हेलो वर्ल्ड, जो कि हमें यहाँ शो हो रही है। क्लियर है? हमने इसका बैकग्राउंड कलर CSS की हेल्प से रेड दे दिया, तो हमें इसका बैकग्राउंड कलर कैसा दिख रहा है, रेड दिख रहा है। बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें समझना है पैडिंग का कॉन्सेप्ट, मार्जिन का एंड हमारा बॉर्डर का। तो सबसे पहले हमारा पैडिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पैडिंग का कॉन्सेप्ट हमारा CSS के अंदर क्या होता है। क्लियर है? अब सबसे पहले हमारी ये जो प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ हम CSS की प्रॉपर्टीज़ देंगे। अगर यहाँ हम पैडिंग प्रॉपर्टीज़ देंगे, पैडिंग देंगे हम कितनी, लाइक 20 पिक्सल। क्लियर है? और जैसे ही आप रन करोगे तो आप डिफरेंस देखना कि अब कैसा है, जैसे हमने पैडिंग दी तब कैसा होगा। तो पैडिंग का कॉन्सेप्ट, पैडिंग जैसे ही हमने आउटपुट जनरेट किया तो हमारा क्या हुआ कि जो हमारा हेलो वर्ल्ड था उसने अपने अंदर से क्या ले लिया, 20 px का क्या ले लिया, स्पेस ले लिया। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैडिंग। पैडिंग क्या होता है कि एक ही एलिमेंट अपने अंदर से स्पेस ले, तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पैडिंग। अब ये जो एलिमेंट है हेलो वर्ल्ड, ये क्या है, एक एलिमेंट है और इसने कहाँ से 20 px लिया, अपने अंदर की साइड से उसने क्या लिया, 20 पिक्सल ले लिया। अब जैसे आप 20 px को अगर 30 करोगे तो देख लेते हैं कि 30 करके ये हमारा क्या होगा, या 50 करके क्या होगा। अगर हम इसको 50 कर देते हैं तो 50 करके हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, आप मुझे बताओ। 50 करके मुझे मेरे हिसाब से आउटपुट क्या आना चाहिए कि आपका जो एलिमेंट है वो अंदर से और ज़्यादा स्पेसिंग ले लेगा, यही है। तो रन करके देख लेते हैं कि अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आता है। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारा क्या करेगा, क्या हुआ, हमारे एलिमेंट ने क्या लिया, अंदर की साइड से 50 पिक्सल का क्या ले लिया, स्पेस ले लिया। ये होता है हमारा किसका कॉन्सेप्ट, पैडिंग का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा पैडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्लियर है? अब पैडिंग के बाद आता है हमारा क्या, बॉर्डर। अब बॉर्डर का क्या होता है, जस्ट आप बॉर्डर दे दो कि आपकी प्रॉपर्टी में आपको क्या लिखना होता है, बॉर्डर कितना आपको देना है, मुझे बॉर्डर देना है 2 पिक्सल का, और यहाँ में कलर भी देना होता है कि हमारा कलर क्या है, कि सॉलिड मुझे किस कलर का देना है, सॉलिड ब्लैक कलर का देना है। अब जैसे ही आप रन करोगे आपका एलिमेंट क्या ले लेगा, सेम पोजीशन पे पहुँच जाएगा और 2 पिक्सल का क्या जनरेट कर देगा, बाहर की साइड क्या जनरेट कर देगा, बॉर्डर। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा क्या, ये हमारा बॉर्डर है। क्लियर है? ये जो ब्लैक ब्लैक है ये बॉर्डर है। अब इसमें हमारा ना एक बॉक्स मॉडल होता है जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है। तो बॉक्स मॉडल में क्या होता है, सबसे पहले हमारा होता है कंटेंट। क्लियर है? जो कि हमारा हेलो वर्ल्ड। कंटेंट के बाहर हमारा क्या होता है, कंटेंट के बाहर होता है हमारा पैडिंग, जो हमने अभी देखा, जिसमें एलिमेंट अपने अंदर से स्पेसिंग करता है। क्लियर है? अब पैडिंग के बाद हमारा क्या होता है, पैडिंग के बाद आता है हमारा बॉर्डर, जो अभी हमने देखा कि अगर हम बॉर्डर दे देते हैं तो हमारा जो एलिमेंट है वो बाहर की साइड से कुछ इस तरीके से आउटलाइन हो जाता है। ठीक है? अब बॉर्डर के बाद क्या आता है हमारा, बॉर्डर के बाद आता है हमारा मार्जिन। क्लियर है? बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर तो सिंपल है, जैसे हम नॉर्मली स्केच वगैरह जो आपने पेंटिंग वगैरह करते हैं उस पर बॉर्डर करते हैं, तो बॉर्डर में हम क्या करते हैं, स्केच से उनको हाईलाइट करते हैं, इस तरीके से करते हैं। क्लियर है? तो वही ये हमारा होता है कंटेंट, देन पैडिंग, पैडिंग के बाहर बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर होता है हमारा मार्जिन। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बॉक्स मॉडल कॉन्सेप्ट CSS के अंदर। क्लियर है? अब हमें ये समझ आ गया कि भाई हमारा पैडिंग क्या होता है और हमारा क्या बॉर्डर क्या होता है। अब थर्ड है हमारा मार्जिन। जैसे हम इसको हटाएंगे अब हम मार्जिन प्रॉपर्टी दे देते हैं, मार्जिन MARGIN, जस्ट आप लिखो मार्जिन और जितना आपको देना वो दे दो। मैंने मार्जिन दे दिया 30 पिक्सल के लिए। तो जैसे आप रन करोगे अब आप देखना क्या आउटपुट जनरेट होगा। जैसे आप रन करोगे अब एलिमेंट बाहर की साइड से स्पेसिंग ले रहा है। जब हम पैडिंग दे रहे थे तो एलिमेंट क्या ले रहा था, अंदर की साइड से स्पेसिंग ले रहा था, बट जैसे ही हमने मार्जिन दिया तो एलिमेंट क्या ले रहा है, बाहर की साइड से स्पेसिंग ले रहा है। और यहीं अगर हम पैडिंग देते तो पैडिंग में क्या लेता हमारा एलिमेंट अंदर की साइड से। फॉर एग्जाम्पल एक बार देख के देख लेता दोनों प्रॉपर्टीज। क्लियर है? ये मार्जिन हो गया। यही मैंने कह दिया कि एलिमेंट क्या करे, पैडिंग भी ले ले। पैडिंग ले ले वो कितनी
30 पिक्सल की ले ले, 30 पिक्सल की वो पैडिंग ले ले। क्लियर है? जैसे ही आप रन करोगे तो क्या करेगा, एलिमेंट पैडिंग भी है ले लिया और उसने मार्जिन भी ले लिया है। अब यहाँ बहुत इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे मार्जिन और पैडिंग को। तो पैडिंग में क्या करा, उसने अंदर से स्पेसिंग ली है, कितना, 30 पिक्सल। और जब हमने मार्जिन लिया तो मार्जिन में हमारे एलिमेंट ने कहाँ से लिए, बाहर से स्पेसिंग ली है, कितनी, 30 पिक्सल। ये होता है मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट। और यही अगर हम क्या दे दें, बॉर्डर दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा, बाहर का आउटसाइड जो है वो इस तरीके से हमारी बॉर्डर हो जाएगी। मार्जिन क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने बाहर से स्पेसिंग ले, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। पैडिंग क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने अंदर से स्पेसिंग ले, पैडिंग। एंड देन बाहर अगर ऐसी आउटलायर की तरह आउटलाइन हो जाती है तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पैडिंग, मार्जिन एंड बॉर्डर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पैडिंग, मार्जिन एंड बॉर्डर का कॉन्सेप्ट हमारा होता है क्या। अब थ्योरी में आपको क्या लिखना है वो सब चीज़ें मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दी हैं। क्लियर है? अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा था एक्सप्लेन द फैक्ट्री मेथड इन नेटवर्किंग विद एग्जाम्पल। आपको बताना था कि फैक्ट्री मेथड नेटवर्किंग के अंदर क्या होता है। अगर हम नॉर्मल फैक्ट्रीज वगैरह की बात करें एल एफ एग्जाम्पल के थ्रू, तो फैक्ट्रीज हमारी क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ऑब्जेक्टों में जनरेट करके देती है, प्रोड्यूस करके देती है। इसी तरीके से हमारा फैक्ट्री मेथड काम करता है। फैक्ट्री मेथड हमारा क्या काम करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को जनरेट करके देता है। क्लियर है? तो अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अ फैक्ट्री मेथड इज अ स्पेशल मेथड दैट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फॉर अस। वो अपने लिए खुद ऑब्जेक्ट क्रिएट करता। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली अगर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक कीवर्ड आता है न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। बट अगर हम फैक्ट्री मेथड का यूज करते हैं तो हमें कोई न्यू कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद से ही क्या करता है, क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके देता है। क्लियर है? जैसे कि आप समझ लो कि आप बर्गर लेने जा रहे हो, तो बर्गर आपको नहीं पता कैसे प्रिपेयर हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, वो जस्ट आपको रेडी टू ईट मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ हमें रेडी टू यूज मिलता है। क्लियर है? समझ आया आपको फैक्ट्री मेथड क्या होता है। यू डू नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग न्यू, द मेथड डज ऑल द वर्क एंड गिव अस यू रेडीमेड ऑब्जेक्ट। जो मैंने आपको बताया कि रेडीमेड ऑब्जेक्ट आपको देता है, जस्ट आपको यूज करना होता है। क्लियर है? अगर हम नेटवर्किंग के अंदर बात करें तो फैक्ट्री मेथड हमारा यूज होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट क्यों कर रहे हैं, आईपी एड्रेस और होस्ट नेम से डील करने के लिए। क्लियर है? अब आईपी एड्रेस और होस्ट नेम क्या होता है ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ वीडियोस में, तो अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही है तो सबसे पहले आप वन शॉट को कंप्लीट देख के आइए। क्लियर है? अब इन जावा नेटवर्किंग द क्लास आईनेट का हम यूज करते हैं फैक्ट्री मेथड के अंदर, किस चीज के लिए, द आईपी एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, द आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर, द आईपी एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर का, सर्वर का, वेबसाइट का अगर आईपी एड्रेस आपको जानना है तो उसके लिए हम आईनेट का यूज करते हैं। दिस मैथड्स, अब उसके लिए कुछ मैथड्स तो होंगे, तो वो क्या क्या है, गेट बाय नेम, गेट ऑल बाय नेम एंड गेट लोकल होस्ट। ये तीन हमारे पास मेथड है जिनके हेल्प से हम वेबसाइट का, सर्वर का और खुद के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो गेट बाय नेम का मतलब क्या है कि मुझे किसी एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट का। मुझे क्या जानना है कि मेरे घर के पास पिज्जा हट का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो क्या है, आराम से दे देगा, क्योंकि मैं क्लियरली एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस को मैं जानना चाह रही हूँ। तो उसके लिए हम यूज करेंगे गेट बाय नेम। फाइंड वन एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट, एक वेबसाइट का क्या करता है, ये एड्रेस को फाइंड आउट करके देता है। यू गिव द नेम, जस्ट आपको नेम दोगे, मैंने नेम कह दिया पिज्जा हट या कुछ भी, तो वो क्या देगा, वो आपको उसका इंटरनेट के थ्रू उसकी लोकेशन को आपको फाइंड आउट करके दे देगा कि हाँ भाई ये लोकेशन ये है। और जो लोकेशन आती है दैट वही क्या है हमारा, उसका एड्रेस को क्या हम बोलते हैं, आईपी एड्रेस। क्लियर है? इमेजिन आप सोचिए कि टेल मी द एड्रेस ऑफ मैकडोनल्ड नियर योर हाउस, आपके हाउस के पास जो भी मैकडी है आपको उसका एड्रेस जानना है, तो आप जस्ट गूगल मैप को चेक करोगे और वो मैकडी का एड्रेस फाइंड आउट करके देगा। तो वो उसने किसकी हेल्प से करा, गेट बाय नेम मेथड की हेल्प से। क्लियर है? क्योंकि आपने एक मैकडी स्पेसिफिक एक को ही, आपको एक का ही एड्रेस जानना है, तो आपने गेट बाय नेम की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है गेट ऑल बाय नेम, जैसे इसका अपोजिट है। हाँ, तो हम एक वेबसाइट की बात करें तो अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास जो डोमिनोज है मेरे सिटी के अंदर, मेरे पास नहीं, मेरी सिटी के अंदर जितने भी डोमिनोज है, मुझे सारे डोमिनोज के स्टोर के कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए।
अब मैं एक सिंगल की नहीं बात कर रही, मैं अपने घर के पास के डोमिनोज की बात नहीं कर रही, मैं पूरी सिटी की बात कर रही हूँ कि इस सिटी के अंदर जितने भी डोमिनोज है मुझे सब स्टोर का नंबर चाहिए। तो वहां मैं किसका यूज करूंगी, गेट ऑल बाय नेम। ये क्या करता है, आपको सारे एड्रेस को फाइंड आउट करके देता है वेबसाइट की। क्लियर है। सम वेबसाइट हैव मैनी सर्वर्स, क्योंकि देखो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, जैसे डोमिनोज के एक स्टोर होता है क्या सिटी में, बहुत सारे स्टोर्स होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो वेबसाइट के अंदर बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, बिकॉज क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो दिस मैथड गिव ऑल आईपी एड्रेस ऑफ दैट वेबसाइट। अगर आपको उस वेबसाइट के सारे आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करना है तो आप किसका यूज करोगे, गेट ऑल बाय नेम। क्लियर है, एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। थर्ड है आपका गेट लोकल होस्ट। गेट लोकल होस्ट, जो मेरा कंप्यूटर है मुझे इसका ही आईपी एड्रेस जानना है, तो किसकी हेल्प से मैं फाइंड आउट करूंगी, गेट लोकल होस्ट मेथड की हेल्प से मैं अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस को फाइंड आउट कर सकती हूँ। व्हाट इज माई एड्रेस, इससे मैं पूछती हूँ कि मेरा खुद का एड्रेस क्या है, तो मुझे बता देगा। दिस मैथड टेल द एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर्स, योर ओन कंप्यूटर। आपके खुद के कंप्यूटर का आईपी एड्रेस अगर आपको जानना है तो आप किस मेथड का यूज करोगे, गेट लोकल होस्ट। क्लियर है। जैसे कि मोबाइल फोन खोजा, मोबाइल फोन का नंबर भूल गए, तो आप किसी और से जाके थोड़ी पूछोगे, अपने फोन में ही देखोगे कि भाई मैंने कॉर्ड सेव तो किया होगा, मेरा खुद का नंबर क्या है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अगर हमें खुद का आईपी एड्रेस जानना है तो गेट लोकल होस्ट मेथड की हेल्प से हम अपने कंप्यूटर अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। वाई आर दीज कॉल्ड फैक्ट्री मेथड, हम इनको फैक्ट्री मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट, न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करता, कोई भी एक्स्ट्रा इंटरनली एक्स्ट्रा वर्क नहीं करता, क्योंकि तो बना बनाया ऑब्जेक्ट हमें दे रहा है तो इंटरनल वर्क इसका नहीं होता। अगर हम बहुत सिंपल में बात करें तो गेट बाय नेम क्या करता है, एक वेबसाइट के एक एड्रेस को फाइंड आउट करके देता है। गेट ऑल बाय नेम एक वेबसाइट के सारे एड्रेस को फाइंड आउट करके देता है। गेट लोकल होस्ट मेरे खुद के कंप्यूटर के एड्रेस को फाइंड आउट करके देता है। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा था डिफरेंस बिटवीन स्टेटलेस एंड स्टेटफुल सेशन बीन। स्टेटफुल एंड स्टेटलेस सेशन बीन हमारी क्या होती है, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। स्टेटफुल सेशन बीन क्या होती है कि अगर मेरा यूजर ने एंटर किया तो मैं यूजर की जो स्टेट है उसको मैं सेव कर रही हूँ कि भाई मेरा यूजर इस टाइम यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, तो मुझे यूजर की स्टेट करंटली पता है कि मेरा यूजर यहाँ है, दैट इज कॉल्ड स्टेटफुल। स्टेटलेस मुझे पता ही नहीं, यूजर ने एंटर किया बट मेरे पास उसी को स्टेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने कोई उसकी स्टेट को सेव नहीं किया, दैट इज कॉल्ड स्टेटलेस सेशन मीन। क्लियर है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बट मैंने यहाँ आपको इंट्रो दे दिया। बट यहाँ आपसे ये नहीं पूछा, यहाँ आपसे पूछा उनके दोनों के बीच में डिफरेंसेस। तो पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में हमारा डिफरेंसेस है क्या। क्लियर है, तो सबसे पहला है क्लाइंट साइड, क्लाइंट स्टेट। तो स्टेटफुल सेशन बीन में क्या करता है, स्टेट को मेंटेन करता है, क्योंकि जब हम मेथड्स को कॉल करते हैं, हम डिफरेंट मेथड्स को कॉल कर रहे हैं तो यूजर की स्टेट तो चेंज होगी। अगर वो यहाँ है, दूसरा मेथड कॉल किया तो वो यहाँ पहुंच गया, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा यूजर होता है, जो हमारा क्लाइंट होता है, उसकी स्टेट को हम क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास स्टेट ही नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट है बीन इंस्टेंट पर क्लाइंट, की हर क्लाइंट के पास कितनी बीन अवेलेबल रहती हैं। इसमें हर क्लाइंट के प्लस अपनी खुद की बीन होती है, बट यहाँ हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट के पास सेम ही बीन होती हैं। क्लियर है। मेमोरी यूसेज इसका ज़्यादा होता है क्योंकि हर क्लाइंट को हमें अलग अलग बीन को प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ लेस मेमोरी होती है क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट एक ही बीन पे हमारा वर्क कर पाता है, ये सिक्योर भी होता है, स्केलेबल भी होता है। स्केलेबल का मतलब क्या है कि भाई हम उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो इसकी जो लाइफ साइकिल होगी वो पैसिवेटेड और एक्टिवेटेड रहती है, इसकी पैसिवेटेड नहीं होती है, सिंपल लाइफ साइकिल है। यूज केस की बात करें तो शॉपिंग कार्ट, ऑनलाइन एग्जाम, इन सब के अंदर हम यूज करते हैं, और इसका हम यूज करते हैं लॉगिन चेक करने में, मैथमेटिकल ऑपरेशन में, एपीआई के अंदर हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस की बात करें तो ये थोड़ा स्लो होता है और ओवरहेडेड होता है। ओवरहेडेड भाई, इस पे क्या भाई इतनी टेंशन रहती है कि जितने यूजर हैं उतनी उसके पास उसकी बीन है, तो बहुत ज़्यादा ओवरहेडेड रहता है ये। और स्लो इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे हमारे अगर नंबर ऑफ यूजर बढ़ गए तो प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। क्लियर है। ये फास्टर होता है, इसकी परफॉर्मेंस सही अच्छी होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यही एक्सप्लेन करना था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर आपसे पूछा था डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट इन द सर्वलेट। सर्वलेट के अंदर जो HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट है उसको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, उस प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना था। अब ये दो होते हैं, एक पोस्ट एक गेट। पोस्ट क्या होता है, जब हमें इंफॉर्मेशन सर्वर तक पहुंचानी हो
तो हम पोस्ट का यूज़ करते हैं। जब हमें सर्वर से इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम गेट का यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब ये होता क्या है, इमेजिन योर वेब ब्राउजर इज सेंडिंग अ फिलिंग फॉर्म। एक फॉर्म आया, गूगल फॉर्म सिंपल, आपने उसे फिल किया, तो आपका जो ब्राउजर है वो सर्वर पे सेंड करना चाह रहा है, तो वो किसकी हेल्प से करेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट की हेल्प से सर्वर पे सेंड करेगा, क्योंकि हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो किसका यूज करेंगे, हम पोस्ट का यूज करेंगे। अब सर्वलेट क्या है, a servlet is a small java program that run on the server or know exactly what to do when a post request arrives। सर्वलेट क्या है, कि स्मॉल जावा प्रोग्राम है जो रन होता है सर्वर पर, और जो सब चीज़ें वो उसे पता रहता है कि एग्जैक्टली क्या काम करना है, हमारी जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो कहाँ पहुँचेगी, कहाँ अराइव होगी, किस सर्वलेट के पास जाएगी, किस सर्वर के पास जाएगी, तो इसको पता रहता है। क्लियर है। अब होता क्या है, हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जिससे आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी। हम एग्जांपल सेम वही लेते हैं कि आपने गूगल फॉर्म को क्या किया है, फिल आउट किया है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले यूजर क्लिक सबमिट ऑन द फॉर्म। भाई जो हमारा फॉर्म है हमने फिल कर लिया, तो सबमिट तो हम करेंगे ना। जैसे आपने सबमिट बटन को क्लिक किया तो क्या करता है, ब्राउजर सेंड अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ब्राउजर क्या करता है, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है किसको, सर्वर को। देन वेब सर्वर क्या करता है, सी द यूआरएल एंड फाइंड विच सर्वलेट शुड हैंडल इट। अब ये यूआरएल के थ्रू फाइंड आउट करेगा कि भाई इस रिक्वेस्ट को कौन सा सर्वलेट हमारा हैंडल कर रहा है। देन टॉमकैट कॉल द मेथड डू पोस्ट इनसाइड योर सर्वलेट, जो है डू मेथड को कॉल करता है। ये ऑटोमेटिकली हमारा कॉल होता है जो हमारा डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं। इनसाइड डू पोस्ट यू रीड द डेटा यूजर सेंड, जो यूजर ने सेंड किया है डू पोस्ट के अंदर आप क्या करोगे, उसको रीड आउट करोगे कि भाई जो डेटा सेंड किया है वो क्या है। ठीक है, यू डू समथिंग विद द डेटा, डेटा को चेक करोगे सही है नहीं है, डेटाबेस को चेक करोगे, वो सब चीज़ हमारी इसके अंदर होती है। देन आप उसको रिस्पॉन्स सेंड करोगे कि आप लॉगिन सक्सेसफुली आपका हो चुका है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है यही आपको एक्सप्लेन करना था इसके अंदर। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझोगे तो हम समझ लेते हैं कि आपने टाइप किया यूजर नेम एलेक्स और पासवर्ड किया और आपने लॉग इन कर गए। देन इट सीक्रेटली सेंड द डेटा टू द एड्रेस लाइक लॉगिन, ये एड्रेस आपका डेटा जो है उसको सेंड करेगा। देन इट से ओ लॉगिन इज हैंडल बाय लॉगिन सर्वलेट, अब वो चेक करेगा कि लॉगिन जो है वो कौन सा सर्वलेट हैंडल कर रहा है, लॉगिन सर्वलेट उसको हैंडल कर रहा है। तो दिस इज द मैजिक मेथड पोस्ट रिक्वेस्ट। ये एक तरीके से जो पोस्ट मेथड है वो एक तरीके से मैजिक समझो कि भाई वो सर्वलेट को भी फाइंड आउट कर पा रहा है कि इस रिक्वेस्ट को ये वाला सर्वलेट हैंडल कर रहा है। देन व्हाट इज द यूजर नेम और पासवर्ड, फिर वो चेक करेगा कि जो हमारे यूजर नेम और पासवर्ड वो है क्या। फिर चेक करेगा कि भाई जो फिल आउट किया है ऐसा तो नहीं कुछ भी कर दिया है, करेक्ट होगा तभी तो लॉग इन करेंगे आप। देन वो चेक करेगा कि पासवर्ड करेक्ट है या नहीं, करेक्ट है तो वो दिखा देगा वेलकम एलेक्स, अदरवाइज वो बता देगा कि पॉपअप में दे देगा कि आपका एरर की पॉपअप में दे देगा कि भाई आपका यूजर नेम इज इनकरेक्ट। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा ये पोस्ट रिक्वेस्ट सर्वलेट किस तरीके से हैंडल करता है। क्लियर है। एट लास्ट अगर हम समझे तो व्हेन यूजर लॉगिन, जब यूजर लॉगिन करता है तो ब्राउजर क्या करता है, पोस्ट रिक्वेस्ट को सेंड करता है। देन डू पोस्ट रिक्वेस्ट रन करती है। देन आपका डेटा एड ऑन करता है, चेक करते हैं, देन आपको रिप्लाई उसका मिल जाता है। क्लियर है। तो दैट्स द एंटायर स्टोरी। एंटायर स्टोरी है क्या कि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या फॉर्म का जो डेटा है वो डू पोस्ट के थ्रू जाता है, चेकआउट होता है सब चीज़ें, देन उसके बाद आपको रिप्लाई मिल जाता है। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप इसको समझा के आएंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। क्लियर है। तो यहाँ हमारा सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारी एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, तो आप जाइए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लियर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।